3000 साल अनंत अराजक दुनिया, इटर्नल केओटिक वर्ल्ड में होलोकॉस्ट संप्रदाय, होलोकॉस्ट सेक्ट से हर कोई नफरत करता था, खासकर फायरी किंग जिसने एक बार होलोकॉस्ट संप्रदाय के बेरहम कारनामों को अपनी आंखों से देखा था और इसीलिए वह उनसे और भी ज्यादा नफरत करता था। यह अफसोस की बात है कि यह अनंत अराजक दुनिया नहीं बल्कि स्काई स्वॉर्ड प्रिजन है। भले ही हमें ब्लड एम्परर की असली पहचान पता चल जाए, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। फायरी किंग ने आगे कहा, स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के सभी माहिर लोग असल में कैदी हैं। उन्हें तो खुद को जिंदा रखने में ही मुश्किल होती है। ऐसे में भला किसे फर्क पड़ेगा कि ब्लड एम्परर होलोकॉस्ट संप्रदाय के माहिरों में से एक है। जहां तक मेरी बात है, भले ही मैं ब्लड एम्परर के खिलाफ कोई कदम उठाना चाहूं, लेकिन अपनी दैवीय शक्तियों की सीमाओं के चलते मैं उसे सिर्फ दबा सकता हूं और उसे यातनाएं दे सकता हूं, लेकिन उसे मार पाना मेरे लिए नामुमकिन है। फायरी किंग को स्काई स्वॉर्ड प्रिजन का सबसे बड़ा माहिर माना जाता था। भले ही वो खुद क्यों ना हो, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां उसकी दैवीय शक्तियां सीमित थी, वो किसी किंग को नहीं मार सकता था। बिपिन, अगर ब्लड एम्परर सच में तुम्हारे ब्लड किलिंग प्लेट आर्मर की वजह से तुम्हारे पीछे पड़ा है, तो तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। फायरी किंग ने बिपिन की ओर देखते हुए उसे चेतावनी दी। हम जैसे आम यूनिवर्स गॉड्स के लिए ब्लड किलिंग प्लेट आर्मर बहुत ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन ब्लड एम्परर के लिए जो होलोकॉस्ट संप्रदाय से ताल्लुक रखता है, यह बहुत ही ज्यादा काम का है। अगर उसे ब्लड किलिंग प्लेट आर्मर मिल गया तो वो सालों की मेहनत से इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगा। वो इस ब्लड किलिंग प्लेट आर्मर को अपग्रेड करके ब्लड किलिंग किंग आर्मर में बदल सकता है। एक बार जब उसे ब्लड किलिंग किंग आर्मर मिल गया तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसकी लड़ने की ताकत के दूसरे चरण तक पहुंच जाएगी और तब वो स्काई स्वॉर्ड प्रिजन से बाहर निकल पाएगा। और स्काई स्वॉर्ड प्रिजन से बाहर निकलने का उसके पास शायद यही एकमात्र मौका होगा। वो इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। इसलिए भले ही मैंने अभी उसे एक सबक सिखाया हो और चेतावनी दी हो, लेकिन अगर उसे मौका मिला तो वो तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने में जरा भी हिचकिचाएगा नहीं। मैं समझ गया, बिपिन ने सिर हिलाते हुए कहा। वो भी जानता था कि ब्लड किलिंग प्लेट आर्मर ब्लड एम्परर के लिए कितना काम का था। ब्लड किलिंग प्लेट आर्मर से पहले ब्लड एम्परर को फायरी किंग की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार भले ही फायरी किंग ताकतवर था, लेकिन वो उसे मार नहीं सकता था। शुरू में मेरा इरादा ब्लड एम्परर के डार्कनेस माउंटेन पर कुछ समय तक खुद को ट्रेन करने का था। फिर जब मेरा फ्लोइंग लाइट फैंटम दूसरे लेवल पर पहुंच जाएगा तो मैं अपनी तबाही की योजना शुरू करूंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी योजना को टालना पड़ेगा। बिपिन का चेहरा गंभीर हो गया। ब्लड एम्परर की नजर बिपिन पर थी। अगर वो स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में ट्रेनिंग जारी रखता या तबाही की योजना शुरू करता तो ब्लड एम्परर उसे फिर से ढूंढ सकता था। तब उसे पक्का नहीं था कि वो ब्लड एम्परर के साथ लड़ाई में खुद को जिंदा रख पाएगा या नहीं। बिपिन, अगर तुम ट्रेन करना चाहते हो तो मेरे साथ फायरी प्रिजन वापस क्यों नहीं चले जाते? फायरी किंग ने कहा। फायरी प्रिजन? बिपिन हैरान रह गया। हम चारों राजाओं के स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में अपने अपने इलाके हैं। ब्लड एम्परर का इलाका यहां डार्कनेस माउंटेन में है, जबकि मेरा फायरी प्रिजन में है। यह डार्कनेस माउंटेन से काफी बड़ा है और वहां ज्यादा माहिर लोग भी हैं। साथ ही यह मेरा इलाका है। तुम ट्रेनिंग के तौर पर किसी से भी लड़ सकते हो। ब्लड एम्परर चाहे तुमसे ब्लड किलिंग प्लेट आर्मर पाने के लिए कितना भी बेताब क्यों ना हो, उसमें फायरी प्रिजन में घुसकर तुम्हारा शिकार करने की हिम्मत नहीं है।
और वैसे भी वो तुम्हारा शिकार नहीं कर सकता। फायरी किंग ने सुझाव दिया। बढ़िया आइडिया। बिपिन खुशी से खिल उठा। उसे जिस चीज की कमी थी वह थी ट्रेनिंग। उसकी ताकत में सुधार की अभी भी गुंजाइश थी। एक बार जब वह अपनी ताकत बढ़ा लेगा तो वह ब्लड एम्परर से लड़ने के लिए काफी आत्मविश्वास से भरा होगा। तब तक अगर वह ब्लड एम्परर के इलाके डार्कनेस माउंटेन में भी घूमेगा तो ब्लड एम्परर बस बैठकर देख सकता है, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो चलो अभी निकलते हैं। बिपिन तुरंत फायरी किंग के साथ फायरी प्रिजन के लिए निकल पड़ा। फायरी प्रिजन ऊंची नीची पहाड़ियों जैसा ही था, लेकिन ज्यादातर पहाड़ ज्वालामुखी थे। ठीक उसी पल उन दहकते ज्वालामुखियों के बीच बिपिन अपनी तलवार लिए खड़ा था और उसके सामने लाल कवच पहने एक छोटा सा बुजुर्ग आदमी था। उस छोटे बुजुर्ग के दोनों हाथों में एक एक लाल हथौड़ा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बिपिन, क्या तुमने मिस्टर फायरी किंग को नाराज कर दिया? मिस्टर फायरी किंग ने हमें संदेश भेजा है कि अगर हम कभी तुमसे मिले तो हमें तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करनी है। और बिपिन ने अपनी भौहें चढ़ाई, लेकिन उसे कोई हैरानी नहीं हुई। आखिरकार ये फायरी किंग की ही एक शर्त थी। चूंकि वे फायरी प्रिजन में खुद को प्रशिक्षित करना चाहता था, इसलिए जाहिर है कि ये एक जानलेवा चुनौती होनी ही थी। अगर फायरी प्रिजन के विशेषज्ञ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल न करते तो ये प्रशिक्षण उतना असरदार नहीं होता। मुझे मारना चाहते हो? मैं देखता हूं कि क्या तुम में ऐसा करने की काबिलियत है। बिपिन हल्के से मुस्कुराया। मारो। उस छोटे बुजुर्ग ने अब और बकवास नहीं की। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी और वे पूरी तेजी से आगे बढ़ा। होम होम। दोनों लाल हथौड़े हवा को चीरते हुए जबरदस्त ताकत के साथ बिपिन की ओर नीचे की तरफ लपके। बिपिन ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और वार को रोक दिया। उस दिन के बाद से बिपिन फायरी प्रिजन में अकेला ही घूमता रहा और वहां के कई विशेषज्ञों के साथ उसकी झड़पें होती रही। फायरी प्रिजन में डार्कनेस माउंटेन के मुकाबले कहीं ज्यादा विशेषज्ञ थे, खासकर दूसरे स्तर के विशेषज्ञ। अकेले फायरी प्रिजन में ही ऐसे कुल 8 विशेषज्ञ थे। बाकी लोग तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंचे हुए कई रियल गॉड और यूनिवर्स गॉड थे। ये लोग बिपिन के लिए खुद को प्रशिक्षित करने के लिहाज से एकदम सही थे। इसके अलावा उन विशेषज्ञों को बिपिन और फायरी किंग के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें तो यह भी लगा कि बिपिन ने फायरी किंग को नाराज कर दिया है और शायद इसीलिए फायरी किंग इतना गुस्सा था कि वह बिपिन को मरवा देना चाहता था। नतीजतन फायरी प्रिजन में जब भी किसी विशेषज्ञों का सामना बिपिन से होता तो वे उसे मारने की पूरी कोशिश करते, लेकिन बिपिन की रक्षा शक्ति बेहद मजबूत थी और वह किसी तरह उन सभी का सामना कर लेता था। अपनी ट्रेनिंग के दौरान बिपिन की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। साल तेजी से बीत गए। पलक झपकते ही 3000 साल बीत चुके थे। पिछले 3000 सालों से बिपिन फायरी प्रिजन के सभी माहिरों के साथ जोरदार लड़ाई लड़ रहा था। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में बिताए 1300 सालों के अलावा वह कुल 4300 सालों से कैद में था। बिपिन के लिए 4300 साल एक बहुत लंबा समय था। फायरी प्रिजन में एक विशाल ज्वालामुखी के शिखर पर, ज्वालामुखी के मुहाने के किनारे बिपिन चुपचाप अकेला बैठा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। 3000 साल। मैं पिछले 3000 सालों से फायरी प्रिजन में साधना और ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। आखिरकार मैंने पुनर्जन्म के माध्यम से तलवार को समझने वाली चित्रकला के तीसरे चित्र को पूरी तरह समझ लिया है। बिपिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में उदासी भी थी। वो बहुत तेजी से चीजों को समझने वाला व्यक्ति था,
और पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझने के मामले में उसे जन्मजात रूप से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त था। पुनर्जन्म के माध्यम से तलवार को समझने वाली चित्रकला के पहले 2 चित्रों को पूरी तरह समझने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा था, लेकिन तीसरे चित्र में उसे खुद्दी का बहपाल हुआ है और पिछले 3000 साल लग गए, और पिछले 3000 सालों में उसने इससे जुड़ी कई तरह की ट्रेनिंग भी की। दोबारा डार्कनेस माउंटेन की यात्रा स्वर्ग का मार्ग अथाह है, और तो और आप इसमें जितना गहरा उतरेंगे इसे समझना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। बिपिन, तुम आखिर हो तो बस एक ब्रह्मांड देवता ही, और वो भी दूसरे स्वर्ग के। 3000 सालों में पुनर्जन्म के जरिए तलवार बोध चित्र, पेंटिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्वॉर्ड के तीसरे चित्र को समझ पाना अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक साधारण वास्तविक देवता, रियल गॉड भी शायद 3 लाख या 30,000 सालों में तुम्हारे इस स्तर तक ना पहुंच पाए। 3000 सालों की तो बात ही छोड़ दो। विषैले कीड़ों के राजा, किंग ऑफ वेनमस वर्म्स की आवाज बिपिन के कानों में गूंजी। बिपिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। वो जानता था कि एक ब्रह्मांड देवता और एक वास्तविक देवता में क्या फर्क होता है। एक बार जब वो वास्तविक देवता के स्तर तक पहुंच जाएगा तो उसके लिए स्वर्ग के मार्ग को समझना एक ब्रह्मांड देवता के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। एक ऐसा ब्रह्मांड देवता जो स्वर्ग के मार्ग की शक्ति का जरा सा भी अंश समझ ले, उसे पहले से ही एक शीर्ष प्रतिभा, टॉप जीनियस माना जाता है। वहीं एक वास्तविक देवता के लिए स्वर्ग के मार्ग की शक्ति को समझना एक आम बात होती है। भले ही मुझे इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगा हो, लेकिन मैं इस पड़ाव तक पहुंच ही गया। बिपिन मुस्कुराया। यह पड़ाव था सिद्धांत महल, डॉक्ट्रिन पैलेस के पहले स्तर को पार करना। बिपिन, जिसने पुनर्जन्म के जरिए तलवार बोध चित्र के तीसरे चित्र को पूरी तरह से समझ लिया था, अब सिद्धांत महल के पहले स्तर को पार करने की शक्ति हासिल कर चुका था। दूसरे शब्दों में कहे तो स्वर्ग के मार्ग की शक्ति को लेकर उसकी समझ आकाश तलवार कारागार, स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के उन 4 राजाओं से जरा भी कम नहीं थी। जहां तक दैवीय शक्ति की बात है तो उस मामले में भी वे सभी एक ही स्तर पर थे, क्योंकि वास्तविक देवताओं की शक्तियों पर वहां कुछ पाबंदियां लगी हुई थी। ऐसे में उन 4 राजाओं के मुकाबले बिपिन को लगा कि उनमें और उन राजाओं में बस एक ही फर्क है, उनके द्वारा रचे गए विशेष कौशल, यूनिक स्किल्स। आखिरकार बिपिन तो बस दूसरे स्वर्ग का एक ब्रह्मांड देवता है ही था। उसकी पहुंच की सबसे ऊंची सीमा यही थी कि वो एक शुरुआती स्तर का वास्तविक देवता विशेष कौशल रच पाए। लेकिन वास्तविक देवताओं के मामले में यह बात अलग थी। आकाश तलवार कारागार के उन 4 राजाओं द्वारा रचे गए विशेष कौशल कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। विशेष कौशल के मामले में मैं यकीनन उनसे कमजोर हूं, लेकिन मेरे पास कई अंतिम दाव, ट्रम्प कार्ड्स और तकनीकें मौजूद हैं। इसके अलावा मेरा दैवीय शरीर भी बेहद मजबूत है। रक्त सम्राट, ब्लड एम्परर का सामना करने के लिए यह काफी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं बहुत जल्द ही अपनी संहार योजना, मैसेकर प्लान को अंजाम देना शुरू कर सकता हूं। बिपिन की आंखों में एक चमक थी। इन सालों में वो ट्रेनिंग के लिए फायरी प्रिजन में घूमता रहा था और ब्लड एम्परर के खतरनाक होने की वजह से उसने एक बार भी वहां से बाहर कदम नहीं रखा था। उसे कभी भी ब्लड एम्परर से लड़ने का आत्मविश्वास नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसकी नरसंहार की योजना कुछ समय के लिए रुक गई थी। लेकिन अब हालात कुछ और थे। उस दिन बिपिन को फायरी किंग मिल गया था। क्या तुम फायरी प्रिजन छोड़ने के लिए तैयार हो? तुम्हारा कहां जाने का इरादा है? बस इधर उधर घूमने और ताकतवर लोगों का शिकार करने? फायरी किंग ने बिपिन की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मेरा इधर उधर घूमने का कोई इरादा नहीं है। मेरा सीधा डार्कनेस माउंटेन जाने का प्लान है।
विपिन ने कहा। डार्कनेस माउंटेन, ब्लड एम्परर के दुश्मनों का अड्डा? विपिन की तरफ देखते हुए फायरी किंग के चेहरे पर गंभीरता आ गई। क्या तुम्हें ब्लड एम्परर से निपटने का पूरा आत्मविश्वास है? हां, विपिन मुस्कुराया। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है जिसके पास मुझे मारने की ताकत हो। यहां तक कि खुद फायरी किंग भी नहीं। मुझे ऐसा ही लगता है। ओह, इतना आत्मविश्वास? फायरी किंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। अगर ऐसा है तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारे पास मेरा कम्युनिकेशन टोकन पहले से ही है। अगर तुम्हें डार्कनेस माउंटेन में कोई भी परेशानी होती है तो मुझे संदेश भेज देना। ठीक है, विपिन ने सिर हिलाया। फिर वह तुरंत वहां से चला गया। फायरी किंग ने विपिन की परछाई को देखा और भावुक होकर एक गहरी सांस ली। 3000 साल पहले जब इस लड़के ने ब्लड एम्परर से लड़ाई की थी तो अपनी पूरी जान लगाने के बाद भी उसके लिए जिंदा बच पाना मुश्किल था। लेकिन आज 3000 साल बाद वह इतना आत्मविश्वास से भरा है कि वह ब्लड एम्परर और यहां तक कि मेरे सामने भी जिंदा रह सकता है। कमाल है। उसकी तरक्की की रफ्तार सचमुच डरावनी हद तक तेज है। मेरे स्कारलेट वंश में एक बहुत ही होनहार नौजवान है। मुझे उम्मीद है कि इस नौजवान को स्काई स्वॉर्ड प्रिजन से बाहर निकलने का मौका जरूर मिलेगा। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन, डार्कनेस माउंटेन। विपिन को आखिरी बार डार्कनेस माउंटेन आए हुए 3000 साल बीत चुके थे। यह इलाका ब्लड एम्परर के कब्जे में था। ऊंची नीची पहरियों के ऊपर आसमान की खाली जगह में विपिन गहरे लाल रंग का चौगा पहने अपनी पीठ पर तलवार लटकाए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 3000 साल पहले ब्लड एम्परर और उसके मातहत विशेषज्ञों ने मुझे एक बहुत ही बुरी हालत में पहुंचा दिया था। मैं 100 साल तक जमीन के नीचे एक गुफा में छिपा रहा, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिर में उसने हार्टलेस किंग को भी मुझे ढूंढने के लिए भेज दिया। अगर फायरी किंग वहां नहीं आते तो भले ही मैं ब्लड एम्परर और हार्टलेस किंग के पीछा करने से बच भी जाता, तब भी मुझे फिर से छिपने के लिए ही कोई जगह ढूंढनी पड़ती है। 3000 साल पुराना हिसाब चुकाने विपिन आज बदला लेने आया है। विपिन की नजरें ठंडी थीं और उसकी सोल पावर चारों ओर बेतहाशा फैल गई। 2 दिनों के अंदर ही विपिन की सोल पावर ने एक विशेषज्ञ की मौजूदगी का पता लगा लिया। यूनिवर्स गॉड। विपिन आसमान में ऊंचा खड़ा था और वो अपनी सोल पावर की मदद से दूर किसी पहाड़ की गुफा में छिपे एक विशेषज्ञ को साफ साफ महसूस कर सकता था। वो विशेषज्ञ महज एक यूनिवर्स गॉड था, और वो भी सिर्फ 3रे स्तर का। भले ही इस यूनिवर्स गॉड की रक्षा शक्ति अच्छी हो, लेकिन मेरी मौजूदा शक्ति के सामने इसे मारना मेरे लिए बच्चों का खेल है। हालांकि ये तो बस एक यूनिवर्स गॉड है। अगर मैं इसे मार भी दूं तो भी इससे मुझे कोई खास फायदा नहीं होगा। विपिन ने अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। वो खुद भी तो बस एक यूनिवर्स गॉड ही। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन से बाहर निकलने के लिए उसके सामने ये शर्त थी कि या तो वो 100 यूनिवर्स गॉड्स को मारे या फिर 10 रियल गॉड्स को मार गिराए। अगर पहले जैसा समय होता जब बाइपिन के पास इतनी शक्ति नहीं थी, तो उसे स्काई स्वॉर्ड प्रिजन से आज़ाद होने के लिए 100 यूनिवर्स गॉड्स को मारने का ही कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ता। लेकिन अब उसके पास असीम शक्ति थी और वह दूसरे वाले विकल्प की तरफ ज्यादा झुक रहा था। एक रियल गॉड को मारना 10 यूनिवर्स गॉड्स को मारने के बराबर है। जाहिर है यह एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला है। बाइपिन मुस्कुराया और डार्कनेस माउंटेन में अपनी खोज जारी रखी। उसकी सोल पावर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अपनी सोल पावर का फायदा उठाकर डार्कनेस माउंटेन में छिपे उन विशेषज्ञों को ढूंढना उसके लिए बेहद आसान था। कुछ ही दिनों के अंदर बाइपिन ने एक रियल गॉड को ढूंढ निकाला। असली भगवान हुओ युआन स्काई स्वॉर्ड जेल के 3रे स्तर पर है। एक ऐसा असली भगवान
जिसने अभी तक स्वर्ग के मार्ग हेवन वे को नहीं समझा है। इसके अलावा वह ब्लड एम्परर के अधीन एक विशेषक है। 3000 साल पहले वह उन असली देवताओं में से एक था जो 10 लाख मील के दायरे में मेरी तलाश कर रहे थे। बिपिन ने ठंडी मुस्कान के साथ व्यंग्य किया और तुरंत उस दलदल की ओर छलांग लगा दी जहां असली भगवान वो युआन मौजूद था। उस विशाल दलदली इलाके में जो 100 मील तक फैला हुआ था, असली भगवान वो युआन ने दलदल के नीचे एक गुफा जैसा घर बना रखा था। पिछले कई सालों से असली भगवान वो युआन वहीं रह रहा था। वह एक बेहद खूबसूरत गुफा घर था। वह काफी विशाल था और उसमें तरह तरह की सजावटें थीं। ये सभी चीजें असली भगवान हो युआन खुद जेल के बागत से लेकर आया था। उसे काफी शानदार तरीके से सजाया गया था। गुफा के बीचों बीच रखे एक बेहतरीन पत्थर के बिस्तर पर असली भगवान हो युआन बड़े आराम से लेटा हुआ था और उसके पास ही शराब और भोजन रखा था। वहां बस कुछ सुंदरियों और नौकरानियों की कमी थी जो उसकी सेवा करती। अगर उसके पास वे भी होती तो कोई भी यह नहीं बता पाता कि वह असल में एक कैदी है। दोस्तों, अगर आपको अभी तक कहानी अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए, जिससे दूसरे तक ये कहानी पहुंच सकती है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।